गाइज, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू इजी फिजिक्स। मेरा नाम अख्तर हुसैन। क्वांटम मैकेनिक्स का जो अपना CU/CET का रेगुलर प्रोग्राम चल रहा है उसका आज लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कहने का मतलब है, और इसको बहुत शॉर्ट पढ़ेंगे और इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उस पर आज हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद पॉसिबली होगी वेव एंड ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आज का थोड़ा वीडियो हमने अलग डिज़ाइन किया है, तो पहले आप थोड़ा इसका जो मॉडल रूप है वो देख लीजिए। हम मॉडल रूप स्टार्ट करते हैं आपके लिए, मतलब कि पार्टिकल इन बॉक्स है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है और हाइड्रोजन एटम है। उसके जो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एक हमने थोड़ा मॉडल टाइप का बनाया है, थोड़ा एनिमेशन टाइप का, वो आप देख लीजिए। गाइज, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे, थोड़ा मॉडल टाइप का बनाया है ताकि थोड़ा आपको अच्छी फीलिंग आए। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है पार्टिकल इन 1D बॉक्स है। इसमें देखो एक फिगर दिया हुआ है, v = इनफाइनाइट लिया हुआ है, x = 0 और L पर, और उसके अंदर एक पार्टिकल है जो कि फ्री है। और फ्री पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। तो मतलब यहाँ पर जो इसकी टोटल एनर्जी होगी वो इसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ही होगी। और x = 0 और L पर बहुत बड़ी बाउंड्रीज है जिन पर पोटेंशियल कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, और वहाँ पर वेव फंक्शन कितना होगा? 0 होगा। ये हमने आपको वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में बताया था। और यहाँ साइड में, लेफ़्ट साइड में पोटेंशियल डिफाइन किया हुआ है कि 0 कब होगा? जब ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 लेस देन L होगा। और इनफाइनाइट कब होगा ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो दो तीन बातें लिखी हुई है आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हो। इसका जो वेव फंक्शन आता है √2/a sin nπx/a, उससे बनने वाले ग्राफ पे हम डिस्कशन करते हैं n = 1 पर और 2 पर 3 पर। बाकी जो पूरा डिटेल होगा मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर n = 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये बात खास तौर पर ध्यान रखनी है। और n = 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने जो एग्जांपल कंसिडर किया वो एक स्प्रिंग पेंडुलम है। वही हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? एक रिपीटेटिव ऑसिलेटर ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्रिंग मैक्सिमम स्प्रेड हो रही है और ऊपर तक वापस कंप्रेस हो रही है, और इसी के अकॉर्डिंग इसका ये ग्राफ है जो मैक्सिमम और मिनिमम पीक्स गेन कर रहा है। और ये जो मैक्सिमम जा रहा है, मिनिमम जा रहा है, ये इसके एम्पलीट्यूड है, आयाम, जिसको हम हाइट ऑफ वेव बोलते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसके ग्राफ्स होते हैं। तो हम इसके ग्राफ पे ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पर देखो एक पूरा बड़ा विंडो आपके सामने है ग्राफ का, अलग अलग स्टेट पे। यहाँ देखो, यहाँ पर न्यू = 0, न्यू = 1, 2, यहाँ पे आप न्यू भी ले सकते हो, अन भी ले सकते हो, ये चॉइस है। तो अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं हम भी बनाएंगे ब्लैक बोर्ड पर, पूरा आपको डिटेल से बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनते हैं। और इन अलग अलग के साथ आपको अलग अलग एनर्जी भी दी हुई है, ½ h/ω, 3/2 h/ω। ओवरऑल जो खेल है आपको ग्राफिकल नॉलेज होगा तो आप अच्छे से डील कर सकते हो। इसके बाद जो अपना लास्ट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का वो है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का आप लोगों को पता ही है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। इसमें अलग अलग स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसके वेव फंक्शन ड्रॉ होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमें वेव फंक्शन समझ में आना चाहिए, वेव फंक्शन ड्रॉ करना आना चाहिए। वो हम आपको थोड़ा सिखाएंगे और एक अलग क्लास लगाएंगे हम पूरी वेव फंक्शन ड्रॉ करने की। अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेव फंक्शन और उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग एनर्जी, और वहीं से हम डीजनरेसी पे भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपनी जो बोर्ड पे जो क्लास होती है उस पर डिस्कशन करेंगे कि तीनों टॉपिक कैसे बारी बारी कंप्लीट करना है। और आज अपन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं और वो आपके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे कर देगा। ठीक है, तो आज का अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा पीछे का अगर कुछ रह गया और आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। आज का जो अपना इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बाउंडेड मोशन, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल इन बॉक्स, बाउंड वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम होगी, और हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाइड्रोजन एटम। तो तीनों पे एक साथ डिस्कशन ना करते हुए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। पहले अपन अपना पढ़ते हैं पार्टिकल इन बॉक्स। तो देखो, पार्टिकल इन 1D बॉक्स अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके रिजल्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है मैं आज आपको बता दूंगा कि यहाँ से कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है। वैसे आप लोगों ने मॉडल में देख लिया कि पार्टिकल इन बॉक्स में क्या है कि एक फ्री पार्टिकल है
वो एक बॉक्स के अंदर है। बॉक्स की जो लेंथ है वो 0 to L ले लो, 0 to A ले लो, जो आपकी इच्छा है वो ले लो। फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इस रेंज में वैसे भी पोटेंशियल 0 है। और जो ये बाउंड्रीज है 0 और L, यहाँ पर है ना इनफाइनाइट पोटेंशियल है और वहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, मतलब कि बहुत मैक्सिमम पोटेंशियल है। तो अपनी जो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है, 5-6 प्रॉपर्टीज है, वो पिछले नोट्स में दी थी कि वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं सीधे। आज मैं आपको एक शानदार क्वेश्चन दूंगा इस टॉपिक के बाद में, वो आप खुद करना और सोचना क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो 0 to A उसकी क्या है, विड्थ है बॉक्स की, और इनफाइनाइट पोटेंशियल वे ये बॉक्स है और बाउंड्रीज पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो जब ये पार्टिकल फ्री पार्टिकल है, इसके अंदर जो टोटल एनर्जी होगी वो इसकी केवल और केवल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 होगी। जब पार्टिकल, और जो हमने डुअल नेचर के बारे में पढ़ रखा है, पार्टिकल और उसके साथ एसोसिएटेड वेव, और वेव से अपना वेव फंक्शन। तो जब पार्टिकल बॉक्स की दीवारों पर जाएगा तो उसका वेव फंक्शन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि वेव फंक्शन शुड बी वेनिश एट बाउंड्रीज और एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज, ठीक है। देखो हम इसके पूरे डेरिवेशन नहीं करेंगे। अब जो पार्टिकल इसमें ये मोशन कर रहा है उसका वेव फंक्शन क्या होता है, हम सीधे लिख लेते हैं। इसका जो वेव फंक्शन होता है साई वो होता है √2/a साइन n पाई x अपॉन a लिख दो या l लिख दो, आपकी जो इच्छा है। ये तो हो गया 1 डायमेंशन में। अब अगर आपको 2 डायमेंशन में पूछे तो मल्टीप्लाई करा दो √2/a साइन n पाई y अपॉन a। और 3 डायमेंशन में पूछे मतलब कि क्यूबिक बॉक्स दे दे, क्यूबिक बॉक्स, और सबकी लेंथ हाइट विड्थ अगर सेम हो तो यहाँ पर a चलने देना, अदरवाइज a b c आ जाएगा। समझ गए लोग आप बात। और क्यूबिक बॉक्स हो तो √2/a और क्या हो जाएगा, साइन n पाई y अपॉन a, ठीक है। हम केवल 1D बॉक्स की बात करेंगे, 2D और 3D का अपन आइडिया से काम कर लेंगे। अब देखो कई बार क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि विड्थ को चेंज कर देते हैं, विड्थ कम ज़्यादा करके सीधा वेव फंक्शन पूछ लेते हैं कि पहले से कैसे चेंज होगा। तो पहले इतना है, अब नया वेव फंक्शन आप साइड एस लिखो। अब जो क्या चेंज करा विड्थ में, मतलब कि आधा कर दे, डबल कर दे, तो आपको बस यहाँ पर आधा और डबल करना है और जो रिजल्ट है उसको लिख देना है। समझिए आप, पहला क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ आ गया वेव फंक्शन से रिलेटेड। अब देखो आगे बढ़ने से पहले हम इस वेव फंक्शन के ग्राफ बना लेते हैं, है ना। देखो इस बॉक्स में पार्टिकल अलग अलग स्टेट में होगा, तो इसके अलग अलग स्टेट के हिसाब से हम इसके ग्राफ बनाएंगे। n बराबर 1 2 3 4, n बराबर 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश। तो देखो यहाँ पर n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट होगा, ध्यान रखना खास बातें हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए कहे तो 0 कभी नहीं रखना है, क्या रखना है 1। फर्स्ट एक्साइटेड बोले तो n = 2, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। n बराबर 1 2 3 4। हम अब इसके ग्राफ बनाते हैं। देखो जो ग्राफ बनेंगे बेसिकली किसके बन रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये है इसके साइन थीटा के ग्राफ बन रहे हैं, और ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। 2-3 ग्राफ बना देता हूं मैं, और आप जो मॉडल के अंदर 3-4 ग्राफ दिए हुए ना, वो आप एक बार सीख लेना। सीधे ग्राफ पूछ लेता कई बार। तो देखो साइन सबसे पहले हम यहाँ पर 0 रखते हैं। साइन 0 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अगर l रखेंगे तो या a रखेंगे, l ले लो या a ले लो, ये देखो l रखेंगे तो l से l कट जाएगा। साइन n पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर भी 0। और जो रूल्स है कि वेव फंक्शन बाउंड्री पे कितना होगा, 0, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। बीच में आप एक वैल्यू रख दो, l/2 रख दो। देखो l/2, l से l कट जाएगा। साइन n/2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन n/2 की, और हम यहाँ पर n बराबर 1 पर काम कर रहे हैं, तो साइन π/2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ मैक्सिमम आ जाएगा। तो पहला ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये, और उसके बाद ये डिक्रीजिंग 0। अब n बराबर 2 पर बना लो। देखो n बराबर तो 2 है, 0 रखोगे तो 0 और l रखोगे तो 0। लेकिन इस बार क्या है, साइन 2πx अपॉन l। अब अपन यहाँ पर l/2 रखते हैं। देखो l/2, तो l से l कैंसिल 2, तो इस बार साइन पाई भी 0, तो मतलब यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो हम यहाँ का यूज करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, l/4 रख देते हैं। यहाँ
L/2 और यहाँ पर 3L/4, मतलब 0 पाव आधा 3 पाव और पूरा। तो देखो L/4 रखो, L/4, तो इस बार क्या आ जाएगा, नीचे π/2, sin π/2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, फिर ये 0, फिर इसके बाद आप जो वैल्यू रखोगे आप पुट करके देखना, वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव में जाके ऐसे 0। ठीक है, अब आप n बराबर 3 और n बराबर 4 ऐसे बना सकते हो, बहुत आसान होता है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता, बस आपको वैल्यू सोचनी है। अब आप L/6, L/8 जो भी इसको पोर्शन कम करना चाहो L/8 से कर लो, L/8, फिर L/8 और यहाँ पर गैप देके आप कैलकुलेट करके देख लेना कि कितना कितना आएगा, और उस हिसाब से आपका वेव फंक्शन ड्रॉ हो जाएगा। और वैसे मॉडल के अंदर वो जो एनिमेशन था उसके अंदर मैंने पूरे ग्राफ जो थे वो पुट किए हुए हैं, तो आप वहाँ से सीधे देख लो कि ग्राउंड स्टेट क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है और सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या, लिमिटेड आता है। ठीक है, आपको एक काम देता हूँ, आप घर पे क्या करना, ये काम करना, श्रोडिंगर इक्वेशन है d2ψ/dx² प्लस v, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो अपन 0 ले लेते हैं। ठीक है, और बराबर में कितना आ जाएगा E साई की वैल्यू आप ये पुट करना, √2/a sin nπx/a, और इसमें रखकर सोल्व करना और वापस साई से साई कट जाएगा। और ये जब आप सोल्व करोगे तो आपको इसकी एनर्जी मिलेगी E = n² π² h²/2ma²। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इसकी पार्टिकल की टोटल एनर्जी है, और वो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। कई बार क्या करते हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, काइनेटिक एनर्जी पूछते कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी से घबराना नहीं है, वो टोटल एनर्जी ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है। तो जो टोटल एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्टेट्स के स्क्वायर के। n क्या है, अलग अलग स्टेट है, n बराबर 1 2 3 4 5 6। a विड्थ है, तो पैरामीटर आप ध्यान रखना, कई बार क्या करते हैं ऐसे बोलते हैं विड्थ डबल करने पर एनर्जी कितनी चेंज होती है, एनर्जी कम होगी ज़्यादा होगी, ये आप आइडिया लगाना। देखो विड्थ डबल करते हैं, a की जगह क्या करते हैं 2a, तो 4a² आएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और तो देखो ये तो पहला था, और कितना हो गया ई डैश, कितना हो जाएगा ई डैश हो जाएगा E/4। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है, ठीक है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ये तो हो गया अपना पार्टिकल इन बॉक्स। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आप याद रखना, काम आएगा ये। तो देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर आप मॉड्यूल में देखना कि एक SHM टाइप का ही होता है। आप स्प्रिंग मास सिस्टम ले लो, पेंडुलम ले लो, कोई भी ऐसा जो अपनी हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, रिपीटेटिव मोशन होती है। और इसका जो एनर्जी का फॉर्मूला पहले वो मैं लिखता हूँ, इसकी एनर्जी होती है n+12 h⁻ω, और इसका जो वेव फंक्शन होता है वो मैं लिख रहा हूँ m⁻πh⁻1/4। ये वैसे बुक के अंदर दिया हुआ है, मैं फिर भी लिख देता हूँ 1/2n n e⁻⁻α x²/2 और hn अल्फा। यहाँ पर देखो n बराबर आप 0 रख सकते हो। देखो पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अंदर है ना, एनर्जी तो n² π² h⁻² थी, इसलिए आप n = 0 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप n = 0 रख दोगे तो क्या होगा, एनर्जी 0 हो जाएगी और फिर उसका वायलेशन होगा अनसर्टेनिटी रिलेशन का। आप पोजीशन मोमेंटम वाला जो अनसर्टेनिटी रिलेशन है ना, आप एग्जैक्टली पता ही नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर तो अपन n बराबर 1 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर अपन n बराबर 0 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, E0 हाफ h⁻ω। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3। मतलब यहाँ आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो और वहाँ पर आप 1 से स्टार्ट करोगे। यहाँ ग्राउंड स्टेट 0 पर निकलेगी, वहाँ पर 1 पर निकलेगी। यही लैंग्वेज का डिफरेंस समझना है कि ग्राउंड स्टेट यहाँ क्या होगी और वहाँ पर क्या होगी, ठीक है। और इसका ये वेव फंक्शन का फॉर्मूला बुक के अंदर दिया हुआ है। तो इसके जो ग्राफ है वो भी मैं आपको 2 ग्राफ बनाने सिखा देता हूँ। जो ये hn अल्फा है ना, इसकी बुक के अंदर वैल्यू देखना। h0 अल्फा की वैल्यू होती है 1, h1 अल्फा की वैल्यू होती है 2x और h2 अल्फा की वैल्यू होती है 4x² - 2। तो हम ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका भी बना लेंगे। एक बार 2 बनाते हैं आइडिया से। देखो वेव फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, साई x विद रेस्पेक्ट x। तो देखो इसका ग्राफ बना रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है, इसको हटा दो। ये भी लगभग कांस्टेंट है, अपने कोई ज़्यादा काम नहीं है। इसका ग्राफ है, मतलब ओवरऑल ग्राफ बनाना है आपको e⁻⁻x² / 2 और h।
अब पहले ग्राउंड स्टेट बना रहे हैं तो 0, अच्छा 0 अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1। ओवरऑल किसका ग्राफ बना रहे हैं e की पावर माइनस x स्क्वायर का, e की पावर 0 कितनी होती है 1, तो ग्राफ देखो यहाँ से आ जाएगा। अब आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना होता है 0, तो ये कहाँ जाएगा ऐसे 0 की तरफ। अब यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ग्राफ कैसे चला जाएगा ऐसे, इनफाइनाइट पे जाके कितना हो जाएगा 0, कभी टच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट मिलेगा नहीं और ये 0 होगा नहीं। ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, यहीं पे बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर। ये तो n बराबर 0 के लिए, n बराबर 1 के लिए करते हैं। देखो 1 रखेंगे ना तो अक्स और आ जाएगा, यहाँ पर एक पैरामीटर और जुड़ गया, क्या अक्स। तो अब डबल फंक्शन हो गए तो डबल फंक्शन के हिसाब से ही ग्राफ बनेगा। वैसे देखो आज तो अपन थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, इन शॉर्ट इन फ्यूचर जैसे कि टाइम के हिसाब से कभी देखेंगे तो केवल ग्राफ की एक क्लास बना लेंगे जिसमें आपको प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ करना सिखा देंगे। अब देखो यहाँ पर अपन सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 इंटू कुछ भी कितना जाएगा 0। अब देखो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे, इनफाइनाइट पे सोचो क्या होगा, देखो इनफाइनाइट पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, उधर वो 0 हो रहा है तो अनडिफाइंड टाइप का आ रहा है। तो देखो इनफाइनाइट पे ये इनफाइनाइट और वहाँ e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो अनडिफाइंड टाइप का आ रहा है। तो देखो इस केस में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो डबल फंक्शन काम कर रहे हैं यहाँ पर, आप 1 2 3 वैल्यू रखोगे तो ये लीनियरली बढ़ रहा है, लेकिन इसको देखो ये एक्सपोनेंशियली स्पीड से डिके हो रहा है। तो जो स्पीड से चलता है ग्राफ वो डोमिनेटेड पार्ट होता है, मतलब ग्राफ का जो मेन हिस्सा ड्रॉ करने का जिम्मेदारी किसकी आ गई e की पावर माइनस x स्क्वायर की। तो देखो पहले तो ये लीनियरली बढ़ेगा, उसके बाद ग्राफ किसके हाथ में चला जाएगा e की पावर माइनस x स्क्वायर, और जब आप इनफाइनाइट की तरफ जाओगे तो कितना होगा 0, तो ये मैक्सिमम पे जाके इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा 0। अब नेगेटिव रखेंगे तो इस बार वैल्यू नेगेटिव आएगी और कुछ चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से नीचे से आ जाएगा। आ गया समझ में ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी कर सकते हो, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2। आप देख लेना बुक के अंदर x इक्वल टू 0 रखो तो क्या होता है, ऐसे करके आप ट्राई मारना। फिर भी नहीं हो तो एक बार आप जो उसमें अपने एनिमेशन में जितने ग्राफ है उनको एक बार पॉज करके ड्रॉ कर लेना, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोटेंशियल एनर्जी होती है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/2 k x स्क्वायर, ठीक है, 1/2 k x स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं x स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो देखो ऐसे ही बनेगा ना। तो जहां जहां पर ये टच हो रहे हैं ना इनको बोलते हैं क्लासिकल टनल पॉइंट। क्लासिकल टनल पॉइंट मतलब इनके अंदर रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और इनके बाहर कम। और आप बुक के अंदर देखना सीधा रिजल्ट है, अंदर रहने की प्रोबेबिलिटी 84% होती है और मतलब टनल करके बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है 16%, ठीक है। ये भी एक सीधा रिजल्ट है, ध्यान रखना कि लिमिट वो ऑसिलेटर के अंदर पार्टिकल रहने की और टनल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी होती है, आप एक बार बुक में कन्फर्म कर लेना, ठीक है। ये तो हो गया अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर, ग्राफ, एनर्जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम आप सबको पता है हाइड्रोजन लाइक एटम, या फिर मतलब इसमें हीलियम का भी कई बार पूछ लेते हैं। तो न्यूक्लियस है, मॉडल के अंदर आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई भी मतलब ऑर्बिट के अंदर क्या करता रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू 1 होगी और जेड की भी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। इसके अंदर जो टोटल एनर्जी का रिलेशन आता है EN, वो आता है -13.6 Z²/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी का रिलेशन आया है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जेड क्या है, जेड है चार्ज, कितना है 1, तो हम वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 यूज कर लेंगे, हीलियम के लिए 2। और कई बार कोई क्वेश्चन में कहेगा पहले 1 है फिर 4 गुना कर दिया, एनर्जी कैसे चेंज होगी, एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा भी है, ठीक है। और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो आपको पता है n, l, m 3 ये क्वांटम नंबर होते हैं, ये मैग्नेटिक, ये प्रिंसिपल और ये वो द्विगंशी या एजुमेथल जो भी होती है, ठीक है। तो अपनी जो टोटल एनर्जी होती है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। तो कई बार गुमराह करने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि पहले हमारे पास एल की वैल्यू इतनी थी, अब हमने एल की वैल्यू चेंज कर दी, तो बताओ एनर्जी चेंज होगी क्या, नहीं, क्योंकि एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, ओनली एंड ओनली एक फैक्टर है, वो क्या है n² और एक ये जेड। चार्ज बदलेगा तो एनर्जी बदलेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
ये क्या अलग अलग स्टेट हो जाएगी। अब जैसे ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वहाँ पर एनर्जी क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, इसके वेव फंक्शन के जो ग्राफ है आपको एंड में दिए हुए हैं, पॉज करके एक बार ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक बार आप केवल ग्राफ देख लो, क्योंकि सीधा यहाँ CU में सीधे ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, आपको ड्रॉ करने की ज़्यादा कोई वो भार नहीं संभालना। आप एक बार देख लो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। यहाँ पर भी आप n बराबर 1 से स्टार्ट करोगे, n बराबर 1 2 3, जीरो करते हैं इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो और इनफाइनाइट का यहाँ पर रोल नहीं है, इसलिए हमें कोई इंटीजर या कोई वैल्यूएबल जो वैलिड वैल्यू है वही कंसिडर करनी है। तो आप दिमाग में सेट कर लेना कि जीरो नहीं होनी चाहिए और इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड, और थोड़े पीछे के टॉपिक है। पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप वो करना घर पर। इसके ना पूछ रहा है कि इनमें से आइगन फंक्शन कौन सा है। आइगन फंक्शन ग्राफ ऐसे ऐसे दिए हुए, ऐसे चार हमें ग्राफ दिए हुए। तो जो आज के जो अपना जो क्वेश्चन प्रोसेस है उसमें पहला क्वेश्चन है ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 2 नैनोमीटर। तो एक बार 2 नैनोमीटर को हम ए बोल देंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन करना है, जल्दी से करना है। इट इज गिवन दैट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज E। मतलब कह रहा है कि एनर्जी डिफरेंस E3 माइनस E2 कितना है, E। नाउ बॉक्स ऑफ लेंथ इज डबल, देन अब हमें बॉक्स की लेंथ को ए से क्या कर दिया, 2a कर दिया। तो पूछ रहे एनर्जी कितनी होगी, तो हमें ADS निकालना है। ठीक है, तो देखो E3 कितना है, n स्क्वायर मतलब 9, एनर्जी वैल्यू क्या होगी En, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m स्क्वायर। तो पहले E3 में सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m स्क्वायर। ये तो इनिशियली था, इक्वल टू कितना है E। अब E डैश कितना होगा चेक करते हैं, यही इसी स्टेट के लिए, इसी गैप के लिए E डैश देखो, ए की जगह क्या होगा 2a, तो यहाँ नीचे कितना आएगा 4, यहाँ पे भी कितना आएगा 4, तो 1/4 कॉमन ले लूँ, 1/4 तो ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, अब बाकी एज इट इज़ है, ऐसे कैसे ही रहेगा, अंदर जो भी है ऐसे कैसे ही रहेगा, और वहाँ E डैश सही है। अब देखो ये वैल्यू जो AC है वो किसके बराबर है, E के, तो कितना आ गया E/4। तो जो नई एनर्जी है वो कितना टाइम डिक्रीज कर रही है, 4 टाइम। ठीक है, तो एनर्जी डिक्रीजेज 4 टाइम। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आराम से करना है। आपको जो डाटा याद है उससे ही क्वेश्चन आते हैं, इधर उधर नहीं सोचना है कि ज़्यादा इधर उधर की बातें भी नहीं सोचनी। जो आपको इन्फॉर्मेशन याद रहती है उसको सिक्वेंसली पुट करते जाओ, आप आंसर की तरफ आ जाओगे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर से क्वेश्चन दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन 1D पोटेंशियल दिया हुआ इतना, तो एनर्जी पूछ रहा है कितनी होगी। देखो 1 डायमेंशनल है और हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी क्या होता है, बेसिकली तो होता है हाफ एन अचकट ओमेगा, और फर्स्ट एक्साइटेड बोला तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखो V बेसिकली क्या होता है, ये जो एनर्जी होती है कब होती है, जब होता है अपने पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर। के लिखा हुआ है, के की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर होती है। ठीक है, लेकिन आज हमें V थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है, तो हमें इस V को इसके हिसाब से क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो देखो ये जो V डैश दिया हुआ कितना है 2m ओमेगा स्क्वायर, इसको 1/2 की शेप में लाते हैं। देखो तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दो, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो V डैश कितना हो जाएगा, देखो 1/2 और ये 2m और यहाँ एक साथ लिख दो 2 ओमेगा स्क्वायर। मतलब पहले फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, अब क्या हो गई 2 ओमेगा। तो ये डाटा कहाँ पुट करना है, यहाँ पर। तो अब E1 डैश कितना हो जाएगा, n तो 1 है ही है, ये 1/2 है ही है, और अचकट और ओमेगा की जगह कितना आ गया 2 ओमेगा। तो कितना हो गया अंदर 3/2 अचकट ओमेगा और इनटू 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3 अचकट ओमेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बड़ा चढ़ा के पोटेंशियल की शेप चेंज करे, आपको ये जो यूनिवर्सल है, ये जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना है, चाहे 3 गुना है 50 गुना है। आप ये यहाँ पर ये कंसेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। और ग्राउंड स्टेट में जो अनसर्टेनिटी रिलेशन होता है, अनसर्टेनिटी रिलेशन है वो है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मतलब वो पूछ रहा है डेल्टा x और डेल्टा px की वैल्यू निकालो, कितनी होगी, किसके लिए
ग्राउंड स्टेट के लिए। तो आज आपको 2-3 नई चीज़ें लिखवाते हैं, ये आपके लिए नई है। अब इस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यही डेल्टा पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एवरेज ऑफ पी स्क्वायर माइनस पी का एवरेज का स्क्वायर। एक आप नोट्स में देखोगे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमेशा कितनी होती है? 0। ठीक है, तो इन दोनों की तो वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स कितना आ रहा है देखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का एवरेज और अंडर रूट पी स्क्वायर का एवरेज। अब आप लोगों को पता नहीं एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर वैसे निकालोगे ना, मतलब मेथड से, तो लंबा चला जाएगा। थोड़ा एक आपको मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, इजी फॉर्मूला है। एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एचकट अपॉन 2m ओमेगा 2n प्लस 1, और एवरेज ऑफ पी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है m ओमेगा एचकट ओवर 2 और 2n प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ इजीली करते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा ना, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, दोनों में 0 रख दो। तो एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? एचकट अपॉन 2m ओमेगा, और एवरेज ऑफ पी स्क्वायर की m ओमेगा एचकट ओवर 2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स कितना आ जाएगा? काट पीट के आ जाएगा एचकट बाई 2। तो ना तो ग्रेटर देन आ रहा है ना लेस देन आ रहा है, पूरा पूरा कितना आ रहा है? इक्वल टू एचकट बाई 2। तो 4 ऑप्शन दिए हुए वहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, इजी था, ये नई इन्फॉर्मेशन है, वैसे नोट्स के अंदर लिखी हुई होगी, ये आप याद कर लेना। आप जितना ज़्यादा डाटा याद करोगे उनका यूज करना हम सिखा रहे हैं, तो आपके ओवरऑल कंसेप्ट भी हो जाएंगे, डाटा भी हो जाएंगे। आप डिटेल में मत जाइए क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, टॉपिक से क्वेश्चन आया है कि इफ 2 ऑपरेटर आर हर्मिशियन देन देयर कम्यूटेटर इज। अगर 2 ऑपरेटर हर्मिशियन है तो उनका कम्यूटेटर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन और यूनिटरी और एक है एंटी यूनिटरी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है और इसमें आपको थोड़ा करने सीखने को भी मिलेगा। 2 ऑपरेटर है, वो क्या है? हर्मिशियन है, तो उनका कम्यूटेटर भी हर्मिशियन होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। देखो हर्मिशियन का क्या मतलब होता है? ए का डेगर इक्वल टू ए आना और बी का डेगर इक्वल टू बी आना, और एंटी हर्मिशियन का पिछली बार मैंने बताया नहीं, उसका मतलब होता है माइनस आना। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और माइनस आना। तो देखो इस पर अपन अप्लाई करते हैं। हम मान लेते हैं कि ए केप एंड बी केप क्या है? हर्मिशियन है। तो मतलब ए केप का डेगर होगा तो ए केप लिखेंगे और बी केप का डेगर होगा तो बी केप लिखेंगे। इसको खोलो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ए केप, बी केप माइनस बी केप और ए केप। अब इस पे डेगर लगाते हैं पूरे पे, ठीक है ना, इस पूरे पे क्या लगाते हैं? डेगर लगाते हैं। तो डेगर लगाते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा? पहले तो बंटेगा ए केप बी केप का डेगर माइनस बी केप ए केप का डेगर। अब आगे चलो, यहाँ देखो ये घूम के लगेगा, बी का डेगर और ए का डेगर माइनस ए का डेगर और बी का डेगर। अब ये हर्मिशियन है तो डेगर का मतलब क्या होगा? वापस वही रख दो, बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? ए बी माइनस बी ए। तो विद नेगेटिव साइन आ रहा है तो क्या हो गया? एंटी हर्मिशियन। ठीक है, आ गया सब में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब करने लायक है, ऐसा कुछ भी पूछ ले आप। इन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें देती कितनी? 2.4 इलेक्ट्रॉन और वोल्ट। ठीक है, इफ ऑसिलेटर अंडरगोज थ्रू 4th to 2nd एक्साइटेड स्टेट, मतलब 4th स्टेट में कितने जा रहा है पार्टिकल? 2nd एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है बाय इमिटिंग ए फोटोन। कोई लाइट इमिट करता है फोटोन, तो पूछ रहा है उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन 2 तरीके से कर सकते हो। वैसे तो आप हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो एनर्जी का गैप होता है ना, वो हमेशा कितना रहता है? फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, इक्वी स्पेस होता है। मतलब जैसे कि ग्राउंड स्टेट हाफ एचकट ओमेगा आती है, फिर कितनी आती है? 3/2, फिर 5/2, फिर 7/2, मतलब कि केवल एचकट ओमेगा एनर्जी का ही क्या होता है? इनमें गैप होता है। तो हम दोनों मेथड से कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। तो देखो स्टार्ट में हमें दिया ग्राउंड स्टेट कितनी है? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वैसे कितनी होती है? हाफ एचकट ओमेगा। तो देखो ये 2 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या हो गया? एचकट ओमेगा। अब देखो एचकट ओमेगा कोई एच न्यू बोलते हैं, लिखूं? एचकट की वैल्यू होती है h/2
2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई न्यू। 2 पाई से 2 पाई न्यू कैंसिल, कितना आ गया h न्यू। तो ये h न्यू फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई 4.8 इलेक्ट्रॉन। देखो कुछ एक क्वेश्चन और है, वो मैं पहले आपको होमवर्क दे दूंगा और सॉल्यूशन भी दे दूंगा, आप एक बार घर पे ट्राई करना और उनको करना। और लगभग क्वांटम मैकेनिक्स ओवर हो चुकी है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। कुछ छोड़े हैं जो आप एज ए होमवर्क समझ के कर सकते हो और अपने कंसेप्ट तैयार करो उसमें से। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ग्राफ बनाना, ठीक है। तो ग्राफ बनाने की थोड़ी क्लास भी लंबी होगी, तो हम एंड में करेंगे। तब तक आप एक बार के लिए फॉर्मूले याद करो, उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो बनाओ, और जो हम नोट्स दे रहे हैं उनको याद करो। डाटा ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, जितने ज़्यादा आपको डाटा याद होंगे आपकी पकड़ जल्दी बनेगी, क्योंकि आप ट्यूशन पढ़ते हैं आपका दिमाग सही जगह काम करेगा कि हाँ ऐसा फॉर्मूला लग सकता है। और ये जो पेपर होते हैं इनमें कोई ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आते, हल्का कंसेप्ट होता है, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं आता, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आता है। आपको कितना नॉलेज याद है, आपका डाटा कितना याद है, उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स अपनी लगभग हो गई है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो डिमांड है वो अपनी वेव ऑसिलेशन की है, तो हम वेव ऑसिलेशन ही पढ़ेंगे। और आज का वीडियो का स्टार्टिंग थोड़ा अच्छा होगा, उसमें से आप गौर से देखना, उसके बाद अपना ये जो डिस्कशन का जो पोर्शन है वो है। और ऐसे ही हमने क्वांटम मैकेनिक्स को देखो 3 लेक्चर में ख़त्म कर लिया अपने ने। अब वेव ऑसिलेशन को भी कोशिश करेंगे विद इन 2 और 3 लेक्चर ही ख़त्म करें, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एक वीडियो को बनाने में भी 2 या 3 दिन लग जाते हैं, उसके डाटा इकट्ठा करना, फिर उनको इन शॉर्ट्स खुद को मतलब कि एडजस्ट करना कि कैसे जल्दी से जल्दी समझाना है, तो ऐसे टाइम भी लगता है, ठीक है। आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि एक बार ट्राई तो करो, आप पढ़ो। और हायर एजुकेशन के मज़े ही अलग है, इसलिए आप कोशिश करो कि हायर एजुकेशन की तरफ शिफ्ट करो अपना। और जो अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनमें जो जॉब लगते हैं उनके लिए भी PhD PG ज़रूरी हो गई है, और वहाँ पर मज़े आपको, जितना आप यहाँ पर हार्डवर्क करोगे उतना बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। धन्यवाद, और जुड़े रहिए हमारे साथ।